में जब आदिवासियों को जंगल का कोई रिश्ता
आ गए सुख शांति से? क्या हुआ था? पासवर्ड नहीं जा रहा था सर। क्यों रे? इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहे हैं सर। तो अभी जो लिंक दिया उसे ज्वाइंट हुआ तो आ गए? हाँ ना। हाँ सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। किसी ने चेंज किया होगा। कुछ एग्जाम्स के बारे में पता चला है? कभी होने वाला है बोला है कुछ? नो सर। अच्छा। आदित्य आया है? आदि अभी तक आ नहीं पाया। आया। गुड इवनिंग अंकिता। आदि ठीक हो ना? आ चुके ना? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर वाला टॉपिक पूरा हो गया था। जस्ट एक रिवाइज कर लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। यूनिट भी हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये फर्स्ट डेरिवेशन है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो प्रेशर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जब मेजर करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है और ग्रेविटी है। इसके ऊपर प्रेशर का वैल्यू डिपेंड होता है। सो P इज इक्वल टू एच रो जी। लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर आप उसके ऊपर के लिक्विड लेवल से मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो एयर प्रेशर होता है ऑन द सरफेस ऑफ लैंड या तो ऑन द सरफेस ऑफ सी या ओशन, उसके ऊपर जितना भी एयर है वो एयर का प्रेशर उस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू मेजर होती है ऑन द सरफेस ऑफ सी लेवल या तो ओशन लेवल पे मेजर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, ये दोनों किस टाइप के प्रेशर है, चलो वो देख लेते हैं। जनरली हमने ये डेरिवेशंस पहले किया था, जहां पर एक सिलेंडर है जो नीचे से पैक है ऊपर से ओपन है और वो लिक्विड से फिल्ड है, और वही लिक्विड वाटर है जो आजू बाजू भी है और सिलेंडर के अंदर भी है। जब ये सिलेंडर स्टेबल होता है लिक्विड के अंदर, तो सिलेंडर के ऊपर लिक्विड का जो फोर्स है वो F1 है, नीचे से फोर्स F2 है, और सिलेंडर के अंदर का लिक्विड का फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन सबको बैलेंस करने पर हमें जो फोर्स मिलेगा F2 विच इज इक्वल टू F1 प्लस mg होगा। फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर इक्वेशन आ रहा है P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2 होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। यहाँ पर हमने प्रेशर का इक्वेशन बनाया। अब इसमें P2 क्या है? डाउनवर्ड प्रेशर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ है। P1 अपवर्ड टू डाउनवर्ड प्रेशर है। एंड रो जी x1 माइनस x2, ये प्रेशर जो सिलेंडर के अंदर का लिक्विड है वो प्रेशर है, ठीक है। आगे जाते हैं। अगर हमारा सिलेंडर पूरा का पूरा पानी के अंदर नहीं है, सिर्फ पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, यानी पूरा सिलेंडर पानी के सरफेस के नीचे है, तो इस केस में जो ऊपर से प्रेशर लगने वाला था वो प्रेशर हो जाएगा PO, जो नीचे से प्रेशर लग रहा था वो हो जाएगा P, और सिलेंडर के अंदर का जितना लिक्विड है उसका प्रेशर होगा H रो जी। तो फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू PO प्लस H रो जी, वेर P इज कॉल्ड एज अ ट्रू प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर,
PO is called as a atmospheric pressure and H rho G ये वो सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड है उसका प्रेशर है। जब हम P माइनस PO करेंगे, P माइनस PO, P is called as a true pressure मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कहते हैं गॉस प्रेशर। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ गॉस प्रेशर। तो यहां तक हमने गॉस प्रेशर का इक्वेशन किया था। अब इसके आगे जाएंगे तो वही सिलेंडर जिसके अंदर लिक्विड अभी फिल्ड था वो अभी वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। सिलेंडर वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाइड होकर क्या बनेगा, P इक्वल टू PO माइनस रो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू G। इक्वेशन थोड़ा चेंज होएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से सिलेंडर के अंदर जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है वो माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस इन प्रेशर आएगा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। इस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ऊपर वाले केस में एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक केस देखा था कि अगर कोई भी टाइप का वेसल हो, वो सारे वेसल के अंदर जब लिक्विड फिल्ड करते हैं तो एक चीज हमें नोटिस करनी है कि उसका जो रेफरेंस लाइन है यानी जो एकदम बेस है वहां पर प्रेशर कैसा रहेगा। तो आंसर है कि चाहे बेस किसी का कोई भी शेप का हो, अगर सारे कंटेनर के अंदर लिक्विड अगर उसी हाइट तक फिल्ड है तो प्रेशर सेम रहेगा एट द बेस लेवल पे। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा था कि प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके बताया। उन्होंने अलग अलग शेप के वेसल लिए और सबसे पहले वेसल में लिक्विड डालना शुरू किया। वो लिक्विड B, C और D वेसल में भी एंटर होने लगा बॉटम लाइन से, क्योंकि इनके सारे बॉटम कनेक्टेड थे। बट अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल देख रहे हैं तो इतना समझ में आ रहा है कि C वेसल में लिक्विड ज्यादा स्टोर हुआ है, B में सबसे कम स्टोर हुआ है। सो ऐसे में सी लेवल का लिक्विड नीचे फॉल होकर बी लेवल के लिक्विड को राइज करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं आया। मतलब ये सारे लिक्विड सभी वेसल के अंदर एक ही लेवल पे रहते हैं। दैट मीन्स कि सभी वेसल्स के बेस पे प्रेशर इक्वल एक्ट हो रहा है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स कहा जाता है। प्रेशर इक्वल है बट भले हमें दिख रहा अलग अलग है। तो कैसे इक्वल है, तो बी डायग्राम में इन्होंने डिफाइन करके बताया, शो करके बताया है कि जितना बेस रहेगा उसी टाइप का सिलेंडर बनेगा और उस सिलेंडर के अंदर आने वाला लिक्विड ही बेस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है। साइड का लिक्विड वॉल ऑफ द कंटेनर को प्रेशराइज कर रहा है, बट वॉल ऑफ द कंटेनर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देखकर उस वेट को होल्ड कर लेता है यानी हैंडल कर लेता है। सो दैट साइड का लिक्विड अल्टीमेटली बेस वाले सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाता। फिर हम लोग आए थे पास्कल लॉ के ऊपर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है। ये लॉ ये बताता है कि आपने प्रेशर कहीं पे भी लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने अगर स्टडी करने के लिए लिया या एक्सर्ट किया तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड हर एक पॉइंट पे एंड हर एक वॉल ऑफ द कंटेनर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा डिफर मैटर होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर फिर से एक डायग्राम दिखाया है। डायग्राम में क्या किया उन्होंने 4 ओपन वाल्व रखे हैं A, B, C और D, बट उन चारों वाल्व को लॉक कर दिया है मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। और हर एक का पिस्टन का जो साइज है, एरिया है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे ए पॉइंट का पिस्टन का एरिया है A, B वाले का 2A है, C वाले का 3A है और D वाले का A/2 है। नाउ डिफरेंट पिस्टन रखने की वजह से क्या फायदा मिला इनको कि अगर हमने A वाले पिस्टन पे ऊपर से फोर्स एक्सर्ट किया तो पिस्टन अंदर की तरफ प्रेस हुआ, वो पिस्टन का जो प्रेशर है या फोर्स है वो लिक्विड को मिला, यानी हमने पिस्टन के थ्रू लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया। अब लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होने की वजह से वो लिक्विड जो प्रेशर फील कर रहा है वो सारे कंटेनर के वॉल को और साथ में जितने भी वाल्व है ओपन एंड है उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली।
तो हमें दिखेगा कि जो वाल बी, सी और डी है ओपन एरिया, वहां पर लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और जो पिस्टन है उसे बाहर पुश कर रहा है, बट पिस्टन बाहर ना निकल पाए इसलिए हमें वो बी, सी और डी पॉइंट पे बाहर से फोर्स लगा के रखना पड़ता है जस्ट टू होल्ड द पिस्टन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है एट बी पॉइंट, जितना उसका एरिया है 2a, उतना 2f फोर्स लगाना पड़ रहा है। सी पॉइंट के ऊपर 3a एरिया है तो 3f फोर्स लगाना पड़ रहा है, और डी पॉइंट पे a/2 एरिया है तो f/2 फोर्स लगाना पड़ रहा है। इससे क्लियर हो जाता है कि चाहे एरिया कितना भी बड़ा या छोटा हो, प्रेशर अनडिमिनिश हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और इक्वल एक्सर्ट होता है। तो इसका फायदा हम कहाँ पर उठाते हैं? एप्लीकेशन में। हम एप्लीकेशन में क्या देखेंगे? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का फायदा क्या होता है कि अगर कोई व्हीकल जो बहुत मैसिव है उसको उठाना है तो इजी नहीं होता उसको उठाने के लिए। जैसे अगर कोई नॉर्मल कार है, उसका वजन 800 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक होता है, बट उसे उठा कर अगर नीचे से क्लीन करना है या कोई तो एक पैटर्न में उसका वेट मेजर करना है, तो हमें 800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब 800 वेट जितना वजन अप्लाई करना पड़ेगा किसी दूसरे पॉइंट पे, सो दैट इसको हम बैलेंस कर सके। बट इससे कम वेट लगाकर हम बैलेंस कर पाएंगे, तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करेंगे। क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट? दो बड़े बड़े वेसल होते हैं, एक वेसल में कम लिक्विड होता है, दूसरे वेसल में ज्यादा लिक्विड। मैं नहीं बना रही। और ये दोनों के सरफेस के ऊपर दो सरफेस एरिया है, A1 A2। A1 एरिया डेफिनेटली छोटा दिख रहा है A2 से। A1 सरफेस एरिया पे हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सो दैट वो फोर्स की वजह से वो लिक्विड कॉम्प्रेस होगा। डेफिनेटली लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं है, तो ये जो कॉम्प्रेस फोर्स या जो फोर्स F1 अप्लाइड कर रहे हैं हम लोग A1 सरफेस एरिया पे, वो ट्रांसफर होगा सेकेंड वेसल के अंदर और वो अप्लाई होगा नीचे से ऊपर की तरफ सेकेंड पिस्टन को, यानी उसका सरफेस एरिया A2 को, और उस पिस्टन के ऊपर रखे हुए कोई भी चीज को वो लिक्विड ऊपर उठा लेगा। तो ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम। ये लिफ्ट बोला गया है ना, लिफ्ट का मतलब है उठाना, ठीक है। तो ऐसा ही हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम हम लोग हमारे बिल्डिंग में भी करते हैं। हमारे बिल्डिंग में भी लिफ्ट होती है, उसमें भी हाइड्रोलिक का ही काम होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, स्प्रिंग मास, वायर्स कनेक्शन यानी इलास्टिसिटी, और साथ में हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब मिलाकर ये कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। नहीं तो कोई एक लिफ्ट ऑलरेडी वो इतनी हैवी होती है, उसके अंदर वो 5 या 6 पीपल्स को इजीली स्टैंड करके स्मूथली वो नीचे आती है, स्मूथली वो ऊपर जाती है, ये कैसे पॉसिबल है इतना हैवी लोड लेने के बाद? तो इसमें नो डाउट्स इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, इसमें स्प्रिंग मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें इलास्टिसिटी की वजह से वो जो वायर्स है वो लगेंगे, और लास्टली इसमें हाइड्रोलिक का भी काम होता है, ठीक है। तो ये सब मिक्स प्रोसेस है। आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के ऊपर। हाइड्रोलिक ब्रेक इवन ये कार के अंदर का पैटर्न है, अगर जो कार चलाता होगा उसे पता होगा। बोलो ना। सर हाइड्रोलिक लिफ्ट में जब भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ही ट्रैवर्स होगा तो एडिशनल फोर्स कहाँ से मिलेगा वो पूरे प्रोसेस इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब जितना फोर्स हम देते हैं ना, उसके ऑपोजिट वेसल में जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना वो लिफ्टिंग करता है। फिर से पहला वेसल आपको दिख रहा है छोटा है, दूसरा वेसल बड़ा है, बट दोनों वेसल को कनेक्ट करने वाला एक बीच में पाइप है। दोनों में मैंने ऑयल फिल किया, नॉर्मल ऑयल फिल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑयल इनकॉम्प्रेसिबल होता है। और पहले का पिस्टन का जो एरिया है वो मान लो कि अराउंड 20 सेंटीमीटर है और दूसरे का करीबन 50 सेंटीमीटर है। दोनों पिस्टन अलग अलग सरफेस एरिया के हैं और दोनों फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। पहले पिस्टन को मैं ऊपर से कॉम्प्रेस कर रहा हूँ सो दैट वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बट ये प्रेशर लिक्विड अपने पास नहीं रखता। जैसे पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि जो भी प्रेशर हम लिक्विड के किसी भी पॉइंट को देते हैं वो अनडिमिनिश्ड लिक्विड के सारे पॉइंट पे फैल जाता है, इवन वॉल ऑफ कंटेनर पे भी फैल जाता है। यहाँ पर दोनों जो पिस्टन या दोनों कंटेनर है वेसल उनके फिक्स्ड है, मतलब वेसल के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो तो कहीं काउंट नहीं होगा, बट पिस्टन मूवेबल होने की वजह से
पहले पिस्टन पे ऊपर से लगने वाला फोर्स वो लिक्विड को मिलेगा, लिक्विड उसे प्रेशर फील करेगा। एक चीज याद रखना, जो फोर्स सॉलिड के लिए होता है लिक्विड के लिए वो प्रेशर बन जाता है, लिक्विड में फोर्स नहीं होता। और जो सॉलिड के लिए मास होता है लिक्विड के लिए वो डेंसिटी बन जाता है। लिक्विड को मास हम काउंट नहीं करते। ये तो गलत मेथड है कि हम लोग बहुत सारे लिक्विड को वेट में तरह कंसिडर करते हैं, बट ये रॉन्ग है। लिक्विड की डेंसिटी मेजर होती है। तो फोर्स एंड मास जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है लिक्विड के लिए वो प्रेशर और डेंसिटी बन जाता है। चलो आगे जाते हैं। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया था पिस्टन को जो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ लिक्विड के लिए, और वो प्रेशर लिक्विड ने हर एक पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब वो कनेक्टेड पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर में भी चला गया, और दूसरे कंटेनर का लिक्विड वो प्रेशर को रिवर्ट करना चाहता है। कैसे रिवर्ट करेगा? जिस पिस्टन से आया है वहां तो जा नहीं सकता क्योंकि वहां से अभी भी प्रेशर लग रहा है। तो जो पिस्टन खाली है यानी P2 पिस्टन, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको ऊपर उठाएगा। अब इसमें आपको क्या लग रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो फोर्स लगा उसके सामने ये वाला फोर्स ऊपर उठाएगा लिक्विड को। अब आपका क्वेश्चन का मैं दूसरा पॉइंट समझ रहा हूँ और मैं उस हिसाब से आंसर देता हूँ। मैंने पिस्टन 1 को जो फोर्स लगाया था जिसकी वजह से पिस्टन 5 सेंटीमीटर अंदर गया, तो मैं ये कहूंगा कि जो पिस्टन P2 है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 10 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, या 5 से कम सेंटीमीटर ऊपर आएगा? आपको क्या लगता है? 5 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है। तो 5 सेंटीमीटर नहीं, वो उससे कम आता है। 4, 3, 2 कम सेंटीमीटर ऊपर आता है। तो उसका ये मतलब नहीं कि हमने वहां प्रेशर दिया, वो प्रेशर एक्चुअली हुआ क्या वो देखो। हमने कम फोर्स दिया बट उधर ज्यादा फोर्स लगता है पिस्टन को मूव करने के लिए। फिर से समझो, पहले पिस्टन का एरिया यानी ये एरिया ये 20 है, बट जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, और ये पिस्टन का एरिया 50 है, बट लिक्विड का प्रेशर यहाँ से ऊपर एक्सर्ट हो रहा है और इसको ऊपर उठा रहा है। कितना ऊपर उठाएगा? 5 सेंटीमीटर नहीं, वो करीबन 2 हाँ सेंटीमीटर सर, समझा या 3 समझा सेंटीमीटर ही ऊपर उठाएगा। आपको भले लगता यस होगा, सर। हाँ आपको भले लगता होगा कि वो प्रेशर काम कर रहा है कि नहीं, बट आप ये देखो ना कि वो पिस्टन का लेंथ बढ़ गया है। तो इतने बड़े लेंथ को यस उठाने सर। के लिए एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर नहीं राइज होगा, वो 2, 3, 4 सेंटीमीटर तक राइज होगा। हालांकि ये मेरा सजेशन है, मेरा प्रेडिक्शन है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं बुक में मैंने पढ़ा है या मैंने कहीं देखा है, ऐसा कहीं मैंने सुना भी नहीं है। ये तो मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ कि जहां मैंने ऑब्जर्व किया ये चीजों को। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मुझे लगता है कि मुश्किल है कि ये चीज उससे ज्यादा वेट उठा सके या इक्वल अमाउंट ऑफ वेट उठा सके। 5 सेंटीमीटर ऊपर आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जहां तक मेरी स्टडी कहती है। तो मुझे लगता है कि वो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊपर राइज होगा। हालांकि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। फोर्स तो कम हो गया ना सर, वो 5 सेंटीमीटर ही उठा पाया। नहीं ना बेटा, फोर्स तो एरिया पे डिपेंड है ना बच्चा। फोर्स एरिया पे डिपेंड है ना, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फोर्स। प्रेशर तो उतना ही लगा ना, प्रेशर कम लगा क्या? जो प्रेशर इधर से फील हुआ नो P1, सर। उतना ही प्रेशर इधर भी लगा। प्रेशर यस से सर, यस सर। एरिया बड़ा होने की वजह से फोर्स बढ़ गया। ओके सर, तो मतलब खाली फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर नहीं ना, मतलब हाँ बड़ा एरिया होने की वजह से। हाँ, फोर्स बढ़ रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। प्रेशर इक्वल है दोनों ओके पॉइंट पे। सर। आगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होता है? अगर कार के यहाँ पर पैडल है, ब्रेक पैडल्स है, उसको प्रेस करने पर उसके पीछे जो लिक्विड का टैंक है जहां पर लिखा है मास्टर सिलेंडर, वो लिक्विड का टैंक का साइज कम हो जाता है क्योंकि हमने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक की वजह से वो लिक्विड प्रेशराइज होकर बाहर पुश होता है। वो लिक्विड कहाँ जाएगा? वो जाएगा दोनों सिलेंडर, जो आगे के टायर है उसके वहां पर, जिसको बोलते हैं स्लेव सिलेंडर, और दूसरे पाइप से या दूसरे कनेक्शन से वो पीछे के टायर्स पे जाएगा। अब आगे के टायर का पीछे का एंड पे ब्रेक होता है और पीछे वाले टायर के आगे का एंड पे ब्रेक होता है। ब्रेक मतलब क्या होता है?
एक रबर पैड होता है, रबर पैड जो मेटल की तरफ पुश होता है और वो मेटल को लॉक कर देता है। अगर आप कभी मौका मिले कार के नीचे जाकर देखने की कोशिश करना, खड़ी हुई कार, चलती हुई कार में घुसने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो कोई खड़ी हुई कार है, उसके नीचे जाकर अगर आप देख पाओगे या कार को उल्टा करके देख पाओगे, मे बी यूट्यूब पे कहीं वीडियो मिल जाए तो देख लेना। तो ब्रेक जो है वो कुछ तो रबर पैड जैसा होता है जो टायर के दोनों साइड पे या टायर के एक साइड पे पुश किया जाता है, सो दैट वो जो टायर का मेटल पार्ट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। हालांकि मेटल पार्ट के ऊपर रबर का कोटिंग होता है या रबर ट्यूब होती है जिसको हम टायर कहते हैं, तो वो टायर जमीन पे फ्रिक्शन करता है, वो अलग है, वो भी करता है क्योंकि ब्रेक लगाया तो मोशन जो था वो अपोज हो रहा है। तो नो डाउट्स वो रबर के टायर और रोड पे फ्रिक्शन होगा, बट स्लो स्पीड किसकी हो रही है? मेटल के टायर की। मेटल का टायर किधर है? रबर के टायर के बीच में। तो उसे कौन रोकेगा? उसे रोकेगा उसके पीछे जो एक्सेल होता है, एक्सेल मतलब एक्सिस, एक रॉड होता है, उस पे लगा हुआ ब्रेक का एक रबर पैड। तो वो ब्रेक का रबर पैड उसकी तरफ मूव होता है और उसे स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। ये चारों टायर पे है, ऐसा ये लोग दिखा रहे हैं, मैंने चारों टायर पे नहीं देखा है, ठीक है। तो चारों टायर पे है ऐसा ये लोग दिखा रहे हैं, इसीलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेक लगाने तो पर। ब्लू पोर्शन जो है वही रबर है क्या? हाँ वो रबर पैड है, यस, वो ब्लू पोर्शन रबर पैड है, वो पुश होता है आगे की तरफ और टायर के उस मेटल पार्ट को टच करता है। हालांकि ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये टैंक जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये ऐसा टैंक दिखा रहे हैं, एक मिनट, हाँ ऐसा टैंक दिखा रहे हैं। मुझे लगता है वो टैंक ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है वो टैंक ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, सो दैट जो लिक्विड यहाँ पर एंटर हुआ ना वो यहाँ के पिस्टन को यानी रबर पैड को बाहर पुश करेगा और आपका टायर इधर होता है ऐसे, ये मेटल का पार्ट हुआ, ठीक है, और उसके ऊपर रबर का कोटिंग होता है ऐसा, ये वाला टायर है। तो एग्जैक्टली ये ब्लैक वाला पोर्शन किसको टच करेगा? ब्लैक वाले पोर्शन को। ब्लैक वाला क्या है? रबर पैड। और टायर के बीच में जो ब्लैक है जिसको मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ वो मेटल का प्लेट है। तो ये पुश होकर मेटल के प्लेट को रोकेगा। ये मेरा सब क्रिएशन है, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैंने ऐसा कहीं देखा है, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिक है, ये सीधा जाकर पीछे से टायर को कैसे पकड़ सकता है? और टायर को पकड़ना मतलब क्या, वो जो रबर बॉडी है उसको पकड़ेगा, रबर के टायर को नहीं ना, वो मेटल को प्रेस करेगा। जैसे साइकिल में देखो, साइकिल में अगर आप ध्यान से देखोगे पुरानी वाली साइकिल में भी आगे का ब्रेक कैसा होता है? ऐसा सी शेप होता है ऐसा, और इधर रबर के पैड होते हैं, है ना। वो रबर के पैड किसको लॉक करते हैं? यस सर। टायर की रिम को लॉक करते। टायर का रबर का ट्यूब उधर लॉक नहीं करते, रबर ट्यूब के नीचे जो मेटल का है, स्टील का, उसको रिम कहते हैं, रिम ऑफ द व्हील, उसको लॉक करते हैं, इसलिए तो ब्रेक लगती है। कुछ आइडिया मिला जो साइकिल चलाते होंगे Yes, लोग? तो ये रबर का पैड अगर साइकिल के मेटल स्ट्रिंग को टच करके ब्रेक लगा रहा है तो ये डायरेक्टली रबर पैड को कैसे कर सकता है? लॉजिक है इसमें भी। तो बेटर है कि वो मेटल ट्यूब को ही या मेटल टायर को ही वो ब्रेक लगाता है। चलो आगे जाते हैं। सो ऑफ कोर्स मास्टर सिलेंडर छोटा है, लिक्विड कम है, बट स्लेव सिलेंडर बड़ा है, उसमें लिक्विड ज्यादा स्टोर होता है। तो वो ब्रेक लगाने पर ये चारों साइड से वो ट्यूब को आगे, ट्यूब को नहीं बोल सकते, वो पिस्टन को आगे पुश करता है सो दैट वो टायर को टच करके ब्रेक के लगाने में काम करेगा। ये सब हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं ये जो लिक्विड्स हम बात कर रहे हैं उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक्चुअली प्रेशर मेजर कैसे करेंगे? तो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर मेजर करने का। सबसे बेसिक जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसके अंदर एक बड़ा सा बीकर लेना है जिसमें एक लेवल तक एक बड़ा सा मेरा आवाज बीच में कॉल आया था शायद इसकी वजह से कट हुआ। आवाज आ रहा है? यस सर। गुड, ओके। सो मर्क्यूरी का एक बीकर है, सॉरी एक बीकर है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड है। आपको मर्क्यूरी यहाँ फिल्ड होता हुआ दिखेगा, जो ब्लैक कलर का लेवल दिखा है वो पूरा मर्क्यूरी फिल्ड है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा मर्क्यूरी फिल्ड है। नेक्स्ट एक ट्यूब है जिसका लेंथ करीबन 1 मीटर है। ट्यूब का लेंथ 1 मीटर है, स्टार्टिंग विथ ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक 1 मीटर का
ट्यूब है, ठीक है, मे बी उससे ज्यादा होगा, मैं पकड़ लेता हूँ 110 सेंटीमीटर का, 110 सेंटीमीटर का ट्यूब, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है 110 सेंटीमीटर का ट्यूब होगा। ओके, इस ट्यूब का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा, ये लिखा है इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ग्लास ट्यूब हैविंग अबाउट 1 मीटर लेंथ, मैं 1 मीटर लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एक्सेप्शनल केसेस पकड़ के 110 सेंटीमीटर का लेंथ लिया और इसका जो डायमीटर लिया मैंने वो 1 सेंटीमीटर लिया, उसके ब्रीम तक पूरा लिक्विड फिल किया मैंने। अब जब ब्रीम तक लिक्विड फिल करते हैं ना, तो मैं ब्रीम तक नहीं करूंगा, मैं 100 सेंटीमीटर तक फिल करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्यूब बढ़ा लिया है, जबकि उन्होंने 1 मीटर बोला है। तो मैं 100 सेंटीमीटर तक लिक्विड फिल किया, और जैसे मैंने वो लिक्विड वाले ट्यूब को बीकर वाले के अंदर एंटर किया, तो मैंने सीधा उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया डालने के टाइम। तो वो जैसे मैं लिक्विड के अंदर ले जाके रोटेट करता हूँ, सम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी फॉल डाउन हो जाता है, और वो जो फॉल डाउन लिक्विड है वो उस ट्यूब में से निकल गया। तो यहाँ का जो ऊपर का एंड है वो एम्प्टी हो गया। अब वो एंड कितना एम्प्टी होगा, तो इनके हिसाब से कितना एम्प्टी होगा, 24 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से कितना एम्प्टी होगा, 34 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, तो अब ये लिक्विड एंटर हो चुका है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मेरे हिसाब से 34 नहीं रहा तो कितना होना चाहिए पता है, नियरली 30 होना चाहिए, 25-30 होना चाहिए, या मुझे लगता है कि 24 ही होना चाहिए, भले मेरा ट्यूब बड़ा है। मैं देखो ये 2-3 प्रोबेबिलिटी इसीलिए ले रहा हूँ, आगे मैं क्लियर करूंगा क्यों मैं बता रहा हूँ कि 30 होगा, मे बी 24 ही होगा। ये एम्प्टी स्पेस जो ऊपर दिख रहा है वो 24 सेंटीमीटर का होगा या 34 का होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मर्क्यूरी ट्यूब को इन्वर्ट करके डालता हूँ ना, तो मेरा इनका कहने का मतलब है 1 मीटर लेंथ ऑफ द ट्यूब वो यहां से यहां मेजर होती है, 1 मीटर लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो उसमें से इतना सेंटीमीटर ट्यूब तो मर्क्यूरी के अंदर चला जा चुका है, ये कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर तो होगा ही, ये ट्यूब इधर चली गई, ऐसा इनके हिसाब से। इनके हिसाब से ये जो एम्प्टी एंड है वो लगभग होगा 24 सेंटीमीटर। क्यों 24 पकड़ के बैठा हूं मैं, क्योंकि ये हाइट मुझे दिखानी है 76, ये हाइट मुझे दिखानी है 76। तो अगर आप ये 24 और 76 को ऐड करते तो इधर ही 100 बन गया, तो ये किधर गया फिर? इसीलिए मैंने 110 सेंटीमीटर का ट्यूब लिया है, और मैंने जो लिक्विड उसके अंदर फिल किया है वो सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक फिल किया है ये। और जब मैं इन्वर्ट करके डालता हूँ तो जो एक्स्ट्रा मेरा 10 सेंटीमीटर है वो यहाँ चला गया, जो इधर मैंने राउंड किया ना उधर चला गया इसके अंदर। तो अब मेरा 10 सेंटीमीटर इसके अंदर एंटर हुआ, ये हाइट अभी मेरे पास 100 है, उसमें से लिक्विड 76 का है और एयर जो है वो 24 का है। समझे कुछ? सर तो ऐसा कन्वेंशन है कि अगर 1 मीटर का ट्यूब है तो उसमें 24 सेंटीमीटर वैक्यूम रहना ही चाहिए कंपल्सरी। 76 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि 24 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का वैक्यूम होना चाहिए, बट 76 हाइट बोल रहे हो तो फिर आप मर्क्यूरी का जो वैक्यूम दिखा रहे हो वो कितना दिखाओगे, 20 दिखाओगे, 15 दिखाओगे तो फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो भी क्लियर नहीं किया ना इधर बुक में। क्या होता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो हर एक सेंटीमीटर मैटर करता है, और मैंने खुद जब मेरे स्टडीज के टाइम जब मैं करता हूँ ना तो मुझे हर एक चीज मैटर करती है कि ये कितना है ये कितना है, जबकि कोई बुक में ये क्लियरिफिकेशन नहीं होता है। जब ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना तो हमें डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट में कर चुका हूँ मेरे कॉलेज में मतलब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तभी की बात है, एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो वहां हमें डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है और वहां पर 0.2 सेंटीमीटर भी मेजर करना पड़ता है, तो तभी हमें कुछ अलग बताया जाता है, जबकि बुक का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। तो क्यों ये लोग डिफरेंस कर रहे हैं, बुक में सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जबकि प्रैक्टिकल्स में रियलिटी में परफॉर्म करने के टाइम रीडिंग्स कुछ अलग आ रहे हैं। ये 76 सेंटीमीटर बोला है, ये 78 भी जाता है और 74 भी जाता है, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता फिर, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जबकि प्रैक्टिकल्स में ये सब मैटर करता है। आपको ट्यूब कितना एंटर करना है लिक्विड में,
10 सेंटीमीटर में अंदर, 15 सेंटीमीटर अंदर, या 5 सेंटीमीटर, ये सब टीचर्स लोग बताते हैं कॉलेज में, बट इधर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो ये सब हवे में है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको ऊपर ऊपर से दिखाया है। सिर्फ इनका कहने का क्या मतलब है, अ ग्लास ट्यूब अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, diameter 1 centimeter, filled with the mercury up to the brim. It is then quickly inverted into small dish containing mercury. The level of mercury in the glass tube lower, some mercury spills out in the dish. A gap is created between the surface of mercury and a glass tube and is a close end of the tube. दिख रहा है हमें, जो गैप क्रिएट हुआ था वो मर्क्यूरी जो ग्लास ट्यूब के अंदर है वो, और एंड ऑफ द ट्यूब जो एंड ग्लास का ट्यूब एंड है उसके बीच में। This gap does not contain any amount of air, hence it is called as a Torricelli vacuum, and does not contain, it does contain some amount of mercury vapors. अब ये mercury vapors आए कैसे? तो definitely ये exothermic reaction है, instantaneously हो रहा है, तो some amount of energy loss होगी, वो in terms of heat होगी, तो वो mercury vapors create करेगी, और वो vacuum जो था Torricelli vacuum वहां वो create होगा। अब इनके ही तो पॉइंट ऑफ, इसके लिए ग्लास ट्यूब ओपन भी तो कर सकते हैं ना मर्क्यूरी वेपर से एस्केप होने के लिए। क्या क्या ग्लास ट्यूब को हम लोग ओपन भी कर सकते हैं ना सर, बजाय कि एनक्लोज करते हैं मर्क्यूरी वेपर्स को एस्केप करने। नहीं करना है, हमें नहीं करना है, वो नहीं करना है एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये हमारा कंडीशन ही है कि हमें वो क्लोज रखना है। कर सकते हो ओपन, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन एंड वाला भी दूसरा एक ट्यूब आता है, आगे आपको डायग्राम में शायद दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, बट आता है। बट हमें अभी वहां वैक्यूम क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि वैक्यूम का मतलब देयर इज अ नो एयर मॉलिक्यूल्स, देयर इज अ नो पार्टिकल्स, एंड जब पार्टिकल्स नहीं है तो ऊपर ए एंड पे जो प्रेशर लगने वाला है वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ए एंड के ऊपर कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो ग्लास ट्यूब से लेकर ए एंड तक नो एयर प्रेजेंट, नो ओनली वैक्यूम इज प्रेजेंट, सो प्रेशर एट दैट पॉइंट इज 0। समझ में आया? यस सर। Okay. So thus the pressure at the uppermost end of the mercury column inside the tube is 0. That is pressure at points such as A is PA equal to 0. Now let us consider a point C on the mercury surface. आपको डायग्राम में दिख रहा है mercury लेवल पे जो point C है वो point C हमने काउंट किया है, and another point B जो उसी लाइन पे लिया है but inside the tube लिया है at the same horizontal level as that of the point C. डायग्राम में दिख रहा है। पॉइंट सी क्या है? मर्क्यूरी लेवल है, बट मर्क्यूरी लेवल का ऊपर का एंड, सी पॉइंट के ऊपर का एंड एयर प्रेशर है, तो एट सी पॉइंट प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल एज दैट। द प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीओ, बिकॉज इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। सो एज पॉइंट सी पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, लेफ्ट और राइट पे सी पॉइंट अगर सेम है तो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इमेजिन करो बी पॉइंट भी तो उसी लेवल पे है, तो बी पॉइंट पे प्रेशर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सो देखो आगे क्या लिखा है, एज अ पॉइंट बी एंड सी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सो द प्रेशर एट बी इज आल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ आपके पास दो प्रेशर आए, प्रेशर एट ए विच इज 0, प्रेशर एट बी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हम लोग अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। Suppose the point B is at a depth H below the point A. Of course, B point A point से नीचे है। कितना नीचे है? H depth से। Actually depth के लिए D वर्ड अच्छा पड़ता है, height के लिए H अच्छा पड़ता है। ये लोग ने दोनों के लिए अलग अलग कर दिया है, height के लिए D लिया है और depth के लिए H लिया है। तो इसलिए देखो लिखा क्या है, Suppose the point B is at a depth H below the point A and rho is the density of mercury, then pressure at B equal to pressure at A plus H rho G. ये समझा आपको इक्वेशन? B पॉइंट का प्रेशर बराबर A पॉइंट का प्रेशर प्लस हाँ बीच के कॉलम का प्रेशर। नाउ A पॉइंट का प्रेशर 0 है, सो B पॉइंट का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, PB इक्वल टू PA प्लस H रो G की जगह पे PB की जगह पे PO आया और PA की जगह पे 0, तो वो हट गया, तो PO इक्वल टू H रो G, where H is the length of the mercury column in the mercury barometer. अब रिमेंबर दिस में क्लियरली लिखा है, the atmospheric pressure is generally expressed as a length of the mercury column in a mercury barometer.
मर्क्यूरी बैरोमीटर में मर्क्यूरी का कितना लेंथ होता है उससे हम मेजर करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो P एटमॉस्फेयर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा मुझे बताओ, आपका आप में से किसी ने, स्टूडेंट ने, किसी ने ब्लड प्रेशर चेक करवाया है? किसी ने? यस सर, मैंने कराया था। यस सर, कराया है। कितना डॉक्टर ने अंदाजे से बताया है आपको? डायरेक्ट मुंह पे जवाब दिया हो या कहीं पेपर पे लिख के दिखाया हो, ऐसा कितना? 114 था मेरा, 2 इयर्स या 3 इयर्स बैक पहले। हाँ हाँ चलेगा, 140 बताया ना, 140। 114 सर, 14। 14 ओके, 114। अच्छा, और सेवा आपका, सेवा या कोई और स्टूडेंट है उसका कितना था बेटा? श्रावणी? सर मैंने किया ही नहीं है नहीं किया है? जिंदा कैसे है फिर तू बिना प्रेशर चेक करे? सर मतलब मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो बीपी का भी चेक करने का यही नहीं हुआ। नहीं, डॉक्टर को ऐसे फ्री में बोल देने का ना, चेक करके देखो ना कितना मेरा नॉर्मली रहता है, जिससे आगे जाकर कुछ हुआ तो मुझे सर पता। नेक्स्ट टाइम करूंगी जाके। पक्का पक्का। यस। हाँ, और बाकी बच्चे ने कराया है? कितना बोला है अंदाजे से, कितना है लग रहा है आपको? अच्छा, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? हाँ बोल 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 बोल। 130 130 to 130 था। 130। हाँ सर, मेरा 128 से ऐसा था आसपास। गुड वन, 120 के आसपास, 128 और 130 आसपास। ओके, नॉर्मल रेंज कितना होता है? एनी आइडिया? 140। डॉक्टर बोलते 120 to 140। आधी आवाज कट हो रहा है, फिर से। 120 to 140 शायद। 120 to 140 शायद। ओके, और किसी को क्या लगता है? 2 रीडिंग्स रहते हैं ना। 2 रीडिंग्स होते हैं? अरे वाह, कौन से हाँ कौन? सर, एक ऊपर का और एक नीचे का, 2 अलग होते हैं। हाँ हाँ बता बता, कौन से 2 फिर? तो पता नहीं, मैंने कभी किया सेकंड नहीं, वाला लेकिन वो 80 रहता है ना, हाँ वैष्णव। समथिंग 90 तक रहता है ना। ओके, 80 तक रहता है। 80 तक, सर 90। एक डिजिट कोई 100 के अंदर होता है और एक 120 के आसपास होता है। सब नॉलेज रखते हो, अच्छी बात है यार। चलो मैं बता देता हूँ, 2 प्रेशर होते हैं, एक को बोलते हैं लो प्रेशर, एक को हाई प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, लो प्रेशर नियरली 80 होता है, हाई प्रेशर नियरली 120 होता है। आपने एकदम एग्जैक्ट रीडिंग बताया, 80-120 का रेशियो है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले ये प्रेशर का वैल्यू कितना था? 100-140। मैं इसके पीछे भी कारण बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। 100 और 140 था। मतलब अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर 100 हो और हाई 140 हो तो वो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन है, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला पर्सन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी नया जो स्टैटिस्टिकल डेटा आया, उस डेटा ने ये वैल्यू को थोड़ा और लोअर कर दिया। जो 100 था उसको कम करके 80 किया, और जो 140 था उसको कम करके 120 किया। अच्छा, इसके पीछे 2-3 कारण है, मेरे को एक मेजर कारण पता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर आप 140 के रेंज में हो, जैसे अभी आदि ने बताया 140 था, तो डॉक्टर ने बोला 140, तो उसने हाई बताया होगा कि इसका हाई ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा, तो ये चालू करो जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आए। बट पहले के जमाने में यही 140 नॉर्मल काउंट होता था। तो अभी ये रेंज कम करके डॉक्टर ने क्या किया, मनी जनरेशन स्टार्ट किया। किसी का प्रेशर नॉर्मल है 140, तो उसे हाई दिखाना, हाई दिखाएंगे तो वो मेडिसिन स्टार्ट करेगा और प्रेशर को लो करेगा, वो मेडिसिन का बिजनेस होगा। तो ये अलग तरीके का बिजनेस है जो साइंस में डॉक्टर्स लोग इजीली कर सकते हैं प्रेशर के ऊपर। अब सारे डॉक्टर्स 80-120 को हम नॉर्मल कहते हैं, बट मैं सच बताऊं, 80 से अगर आपका 90 भी हो गया या 70 भी हो गया ना, तो भी आपका ब्लड प्रेशर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत लो प्रेशर हुआ, लाइक 60, 50, 40, या एकदम हाई हो गया 180, 200, तब बहुत डिफिकल्टी होती है। और ये सब सर किस स्ट्रेस की वजह से। सर बट ये उन्होंने ऐसे वो कम क्यों किया, लाइक 140 का 120 और 100 का 80? ये सब है ना, WHO जो वो सेंटर है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इनके पास फंड कहाँ से आता है? इनका 33% फंड अमेरिका देता है, बाकी सारा फंड अदर कंट्रीज देते हैं, और कुछ कंट्रीज है जो 0.2% भी फंड नहीं दे पाते। तो इनका फंड से ही पूरा वर्ल्ड में वो ऑर्गेनाइजेशंस को वो चलाते हैं, एंड देन हेल्थ रिगार्डिंग ये करते रहते हैं।
बट अभी रिसेंटली अमेरिका ने ना पिछले कई सालों से उनको फंड देना बहुत कम कर दिया, लाइक 33% फंड जो दे रहे थे, अब अमेरिका की हालत भी खस्ता है वो डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से। तो पिछले 3 साल से या 4 साल से उन्होंने 20% से लेस फंड देना चालू किया। तो अभी फंड कम होने की वजह से चाइना, जापान, ये कंट्रीज है जिन्होंने फंड्स को रेज किया उनके लिए। अब जैसे उन्होंने रेज किया तो ये जो कोविड सिचुएशन से, ये WHO को नहीं समझेगा क्या ये कोविड सिचुएशन क्या है? डेफिनेटली समझेगा, बट WHO ने पहले इंफॉर्मेशन क्यों ऐसे नहीं दी कि कोविड जो है वो फैलता कैसे है, उन्हें पता था। तो उन्होंने पहले अलग अलग एग्जांपल दिए कि इससे नहीं फैलता, इससे फैलता है, मतलब कांटेक्ट में आने से नहीं होता। ये सारे बताने के पीछे क्या था, जितना ज्यादा ये फैलेगा जिस कंट्री से निकला है उतना उनको फायदा होगा, मेडिसिन बिकेगी। अब वो मेडिसिन बनाने की जो तैयारी है वो कौन करता है? क्यों चाइना में ही सबसे पहले आया, सबसे पहले उधर ही खत्म हो गया। क्यों चाइना के सारे लोग उस डिजीज से जल्दी बाहर आ गए, जबकि इंडिया के अभी लोग, इंडिया क्या वर्ल्ड के काफी सारे कंट्रीज में अभी भी उसको फेस करना पड़ रहा है। तो क्या चाइना ने जो डोज बनाया एंटीडोट, वो क्या दुनिया के दूसरे कंट्रीज नहीं बना सकते थे? कि बना सकते थे, बट दूसरे कंट्रीज को वो पता ही नहीं कि क्या है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? सिर्फ पैसों का खेल है। तो बस उसी खेल की वजह से इन्होंने ब्लड प्रेशर्स के रेंज को भी एक अलग लेवल पे लेकर, ये मुझे खुद डॉक्टर्स लोगों ने बोला है, मैं खुद की जबान से नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर्स ने खुद बोला है। जो एजेड डॉक्टर उन्होंने बोला कि पहले 140 भी हम लोग पेशेंट को नॉर्मल कहते थे, आज हमें प्रोटोकॉल दिए गए हैं कि अगर किसी का 130 से ऊपर है, 120 के ऊपर है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर रिकमेंडेड करना चाहिए और उसे ये सो एंड सो बेसिक मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? यस तो ये मैं डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली पूरा गेम पैसों के ऊपर है। ये एक चीज है, इसके अलावा और कई सारी चीज है। अभी हमारे खान पान के ऊपर उन्होंने दूसरी बात की कि हम जो खाते हैं, हम जो एनवायरनमेंट में जीते हैं, वो कितना स्ट्रेसफुल है और कितना अनहेल्दी एनवायरनमेंट है। तो डेफिनेटली आप कोई भी छोटी चीज अगर आपके अंदर दिमाग में डाली जाए कि आपको ये हो सकता है, आप उस चीज के बारे में सोचते हो। पहले वाले लोग नहीं सोचते थे, पहले वाले लोग को बड़े बड़े कैंसर होकर चले गए, वो लोग ठीक भी हो जाते थे। आज हम कैंसर को इतना सीरियसली लेते थे, भाई इसको कैंसर हुआ मतलब ये लास्ट स्टेज पे। चलो अभी तो मेडिसिन आ गई है, बट स्टिल कई सालों तक तो कैंसर एक ऐसा बीमारी था ना कि उसे डेफिनेटली डेथ है। इवन एड्स हो रहा है किसी को तो सीधा उसका डेथ होगा। आज भी कई पेशेंट है जो एड्स होने के बाद भी 20-22 साल जिए। तो ये सारी चीजें डॉक्टर खुद ये कहता है कि पहले के जमाने के लोग इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे कोई बीमारी को लेकर। आज के जमाने के लोगों को छोटी बीमारी अगर बता दी, आप थोड़ी सी मोटे कोई हो गए ना तो स्ट्रेस लेने लगते हैं, मोटे हो गए, बॉडी अनहेल्दी हो गई, अब उनको मेंटेन करना है तो क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स के पास जाएंगे, डाइट शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सारा बिजनेस चालू हो गया। जब तक आप हेल्दी हो तब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो फोकस करो कहाँ स्ट्रेस है, आपको किस चीज का स्ट्रेस, उससे कम करने की कोशिश करो या उसको मेडिटेट करके ठीक करने की कोशिश करो। हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की जरूरत नहीं है। बट आज हमें खांसी भी आती है, घर वाले क्या बोलते हैं, चल डॉक्टर के पास, चल इंजेक्शन ले ले ठीक हो जाएगा। सब वो कोविड की वजह से सब डरते, खांसी आई बोले तो कोविड। नहीं, पर कोविड नहीं था, उससे पहले भी ये मामूली बीमारी के लिए भी डॉक्टर्स के पास काफी लोग सजेस्ट करते थे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर वो कोई खांसी रह गई तो सीधा बोलते चलो डॉक्टर के पास। एग्जाम्पल भी लेता हूँ मैं। हाँ, तो बिकॉज टीबी का ये सिम्टम था ना, लाइक गवर्नमेंट बोलती है 2 से ज्यादा खांसी रहा तो फिर जाना है एक आपको। दिन से ज्यादा रहा तो टीबी का आप, इनिशियल आपको सिम्टम बड़ी सोप पता है? बड़ी सर सोप मैं पता, रोज खांसती हूँ सर। आपको बड़ी सोप पता है? यस सर, यस सर, वो खाने के बाद वो खाने उसका के बाद खाते हैं, हाँ डाइजेस्ट करने ऐसा। हाँ, खाने के बाद खाते जाके उसका कुछ ना कुछ पीस गले में अटकता है, खांसी तो शुरू होगी ना। यस अगर वो लॉन्ग टर्म तक अटका तो लगभग एक दिन तक खांसी आती रहती है। ऐसी खांसी को सर, अगर आप क्या बोलोगे, सूखी खांसी? सर बट वो ऐसा कफ वगैरह भी होता है ना, तो कफ किसकी वजह से होता है? आप ठंडा कुछ, ऑयली खाते हैं या फिर कुछ ठंडा। हाँ आइसक्रीम है अभी, अगर आप देखो ऑयल, ऑयल जैसी कोई चीज खाई है, लाइक आपने भजी खाया है, भजी या वड़ा पाव कुछ खाया, उसके बाद आप पानी पीते हो कि नहीं, मुंह यस क्लीन सर, करने के लिए? यस पानी, सर। अगर पानी आपने थोड़ा ठंडा ले लिया तो वो क्या करता है, ऑयल को ये कर लेता है, फ्रीज कर लेता है, आपके गले से वो ऑयल डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता नीचे, वो ऑयल जमा हो जाता है आपके जो गले की पाइप है उसके ऊपर। ठंडा पानी ने ऑयल को वहां चिपका दिया है।
अब उसकी वजह से आपका गला ये हो गया, जाम हो गया है, तो सर्दी होने के चांसेस है, कफ होने के चांसेस है, प्लस हम लोग शुगर तो भाई गिन गिन के खाते हैं ना, भर भर के नो खाते हैं हम। सर। शुगर जहाँ चाहिए वहां हमें शुगर चाहिए, कोई ना कोई चीज में। हम लोग किसी को कड़वा चाय पीने के लिए बोलेंगे तो दुख होता है, उनको लगता है कि जान निकाल ली हमने। तो ऐसे केसेस में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं ना, हम खुद ही चीजों को टेस्ट के लिए, जबान के टेस्ट के लिए शरीर को मारते हैं, एंड फिर डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लेकर तुरंत ठीक होते हैं। मेरा जो डॉक्टर है ना, वो क्या बोलता है कि आप मेरे पास मेडिसिन 2 दिन के बाद लेने आओ, बीमारी के बाद। हाँ, कोविड है इसलिए ठीक है, अभी आना चाहिए, बट हर बार मैं मेरी बात करूं, मैं साल में 1 साल 1.5 साल तक मेरे को मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कोई चीज की। मैं हर खाने को थोड़ा ध्यान से गिनता हूँ कि ये खाना इसके खिलाफ है, तो अगेंस्ट वाला खाना नहीं खाता हूँ। अब आप लोगों को अगेंस्ट खाना, रॉन्ग खाना पता नहीं, क्या पता है कि नहीं, रॉन्ग फूड क्या होता है, ये चीज के बाद ये चीज नहीं खानी चाहिए, इसको रॉन्ग फूड बोलते हैं। बहुत कम आपको पता होगा। मेरे को, यस सर। हाँ, मेरे को बहुत सारी फूड पता है जो ये खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, और कितने समय तक नहीं खाना चाहिए ये भी मुझे पता है। तो उस वजह से मेरी हेल्थ ज्यादा ये नहीं होती, मतलब बीमार नहीं पड़ता मैं। छोटी मोटी बीमारी रही ना, सिर दर्द, पैर दर्द, हाथ पेट दुख रहा है, तो वो मैं घर पर ही उसको ठीक कर लेता हूँ, 1 दिन 1.5 दिन हो जाता है, नॉर्मल बॉडी हीलिंग करता है। डॉक्टर क्या करता है, हीलिंग होने देता नहीं, इंस्टेंटेनियसली वो पेन किलर देकर वो पेन को खत्म करता है, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में हो या इंजेक्शन के फॉर्म में, वो पेन किलर देके तुरंत आपको ठीक करता है, बट ये गलत है। नेचुरल बॉडी हीलिंग प्रोसेस होता है, उसको नेचुरली होने दो, बट ये घर वालों को नहीं पता होता है, घर वाले तो बहुत टेंस हो जाते हैं, मेरे बच्चे को हो गया, खांसी हो गया, पेट दुख रहा है, सिर दर्द है, ये है वो है, छोटी छोटी बीमारी है, लेके चलो हॉस्पिटल्स। मतलब मैं जब उनके पास जाता हूँ ना, तो सिर्फ मेरी मेडिसिन के टाइम थोड़ा टाइम निकाल के, अगर वो फ्री बैठे ना, तो डिस्कस करता, तो वो बोलते हैं 75% बीमारी बॉडी में होती नहीं है, बट उसका इलाज चलते रहता है, और लोग इलाज कराने में खुश है, तो हम क्यों दुखी हो, हमें तो पैसा मिल रहा है इलाज कराने का, तो हम कराते रहेंगे ना। 75% बीमारी होती नहीं है, सिर्फ उन्होंने नाम सुना होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें है, और उसकी मेडिसिन चलती रहती है। चलो हम टॉपिक से ज्यादा बाहर निकल गए, बट वापस आते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे ना, हाँ, मैं आपको ब्लड प्रेशर पे लेकर जाता हूँ वापस से। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी पता है, आपके ब्लड की वेन्स है, उसके ऊपर एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, बट आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके वेन्स के ऊपर एयर प्रेशर एक्ट हो रहा है, आपकी बॉडी पे एयर प्रेशराइज कर रही है, बट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लिक्विड की तरफ से एयर को मिल रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, सो दैट वो बैलेंस हो रहा है। तो आपकी बॉडी में अभी कितना प्रेशर है पता है? 76 प्रेशर है, वो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में मेजर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 76 है। अब आप बोलोगे 76 तो अरे लो ब्लड प्रेशर, और ला 80 बेसिक है, उससे नीचे गया, 76 चालू करो दवाई उसको 80 पे लाने के लिए। अब डॉक्टर के पास जाके आप मेजर करो, आपका लो ब्लड प्रेशर है ना 76 आएगा, डॉक्टर आपको बोलेगा नॉर्मल, डॉक्टर बताएगा नहीं, अगर कोई डॉक्टर जल्दी से बताते नहीं, आप उसको पूछो थोड़ा पीछे लग के, सर कितना, वो तो बताओ, तो बोलेगा नॉर्मल है। तो उनको पूछो, नहीं सर बताओ एग्जैक्टली कितना है, तो नहीं बताते वो लोग, नॉर्मल बोल के छोड़ देते हैं। नहीं सब ऐसे नॉर्मली मैं जब गया था ना जहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे उन्होंने हमें सामने मेजर करके बताया था गुड, अच्छा सब पढ़ा। रीड करते रीडिंग लेते थे वो लोग। कितना दिखाया फिर? 140 तेरा आया था ना, तुमने बताया। बस 14 उन्होंने दिखा था, बताया फिर चेक करते हैं 14 आया कि क्या है, चेक करना भी। तो उनका है ना पाइप सब देखने का मस्त से, वो प्रेशर का बहुत अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उधर से समझ में आ जाता है कि कितना अपने बॉडी में प्रेशर है। अब वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जो हमने ऊपर देखा वो बैरोमीटर था, ये अभी ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, उसमें वो प्रेशर समझ में आता है कि कितना वो प्रेशर है। चलो अभी वो देख लेते हैं, बट याद रखना, लो ब्लड प्रेशर 80 है, हाई 120 है, इसके बीच में आपको कुछ भी रहेगा प्रेशर नॉर्मल है, इससे कम ज्यादा हुआ तो फिर डिफरेंस है, तो उस हिसाब से आपको फिर मेंटेन रखना पड़ेगा अपने प्रेशर। Another unit for measuring pressure is torr. 1 torr is 1 mm of mercury. बेटा माइक बंद कर दे, अमन माइक बंद कर बच्चा, अमन माइक और वीडियो दोनों चालू है।
अमन माइक बंद कर बच्चा। ठीक है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब इसमें क्या है, अ मैनोमीटर कंसिस्टिंग ऑफ यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब आपको दिखेगा नीचे, पार्टली फिल्ड विद अ लो डेंसिटी लिक्विड सच एज वाटर और केरोसिन। मतलब पार्टली फिल्ड बोले तो पूरा फिल्ड नहीं किया, आपको दिखेगा जितना लिक्विड है वो या तो वाटर या केरोसिन है। दिस हेल्प्स इन हैविंग अ लार्जर लेवल डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर। अभी ये लोग क्या करते हैं, यू ट्यूब तो ले लिया है बट साथ में एक बल्ब जैसा शेप वाला ट्यूब भी लिया है कनेक्ट करके, और जो लिक्विड यहाँ फिल्ड किया है वो वाटर या केरोसिन है। ठीक है, अब वाटर और केरोसिन की वजह से क्या होगा कि ये दोनों, वाटर या केरोसिन दोनों में से कोई एक, वाटर की वजह से ये लेवल एक्चुअली फ्लैट होना चाहिए, दोनों लेवल एक होने चाहिए। जब आप कोई भी यूट्यूब में लिक्विड डालते हो तो दोनों लेवल फ्लैट हो जाते हैं, बट ये लोग आके क्या बता रहे हैं वो देखो। दिस helps in having a larger level difference between the level of liquid in the two arms of the manometer. Now, figure shows an open tube manometer. One arm of the manometer tube is open to the atmosphere, जो आपको दिख रहा है A end के ऊपर atmosphere है, and the other is connected to a container D of which the pressure P is to be measured. अब D के अंदर कोई तो गैस है, मुझे पता नहीं कौन सा गैस है, बट डी के अंदर कोई तो गैस है, उस गैस का प्रेशर या वो टाइप के जो मटेरियल है या जो कुछ भी होगा उसके अंदर, उसका प्रेशर हमें मेजर करना है। हो सकता है वो हॉट एयर हो सकता है वो कोई ऐसा वेपर हो, मर्क्यूरी वेपर या कोई और डिफरेंट काइंड ऑफ वेपर्स हो, तो वो जो भी गैस वहां प्रेजेंट है उसका हमें प्रेशर मेजर करना है। Now, the pressure at A is atmospheric pressure PO because this arm is open to atmosphere. To find the pressure at point C, which is exposed to a pressure of a gas in the container, we consider a point B in the open arm of the manometer at the same level as point C. So the pressure at point B is equal to pressure at point C, तो PC equal to PB. ये समझ में आया आपको? Yes. जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता देता हूं। अगर ये सिर्फ ओपन ट्यूब होती है ऐसी, ओपन ट्यूब होती है ऐसी, तो क्या होता, अगर मैं यहाँ से लिक्विड डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो वो लिक्विड यहाँ से फिल होना चालू होता, वो लिक्विड यहाँ से फिल होना चालू होता और ये पूरा फिल हो जाता है इतना, और यहाँ तक, ये लेवल तक, ये लेवल तक। ठीक है, इतना पूरा लिक्विड फैल चुका है जितना मैं डालते जा रहा हूँ, तो यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल इक्वल होगा, और लिक्विड डालेंगे तो और फिलअप होते जाएगा यहाँ तक। बट उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो ट्यूब है ना उसको कनेक्ट किया है दूसरे किसी ट्यूब के साथ, ऐसे दूसरे किसी ट्यूब के साथ कनेक्ट किया है, और ये ट्यूब के अंदर ऊपर एक ओपन एंड होता है या नीचे एक ओपन एंड होता है, यहाँ वाल्व होता है, मतलब एक बॉटम कंटेनर कनेक्ट करने के लिए होता है। सीधा गैस इसके अंदर से एंटर होगा, गैस इसके अंदर से एंटर होगा और वो पूरा गैस यहाँ भर जाएगा। अब वो गैस क्या करेगा, कंटेनर के अंदर भरने के बाद वहां से वो इस ब्लू ट्यूब के थ्रू वो रेड ट्यूब में एंटर होगा और इधर वो लिक्विड को प्रेशराइज करेगा नीचे की तरफ, ये गैस लिक्विड को प्रेशराइज करेगा नीचे की तरफ, सो दैट उस एंड का लिक्विड नीचे जाएगा और ये एंड जहां से हम लिक्विड डाल रहे थे वो एंड पे लिक्विड ऊपर आएगा। कौन सा लिक्विड, वाटर या केरोसिन? ये समझ में आ रहा है? तो सर गैस का सोर्स खाली ये जो कंटेनर है डी, उसी से मतलब करेगा। आदि आवाज कट हो रहा है, नहीं समझ रहे हैं। तो मतलब आपने जो बोला कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना लिक्विड पे, तो वो गैस जो होगा वो डी जो है चैम्बर, उसी में से एक्सर्ट होगा, वहीं से आएगा। हाँ, वो डी चेम्बर में देखो, यहाँ से गैस को एंट्री करवाया, गैस अंदर फिल्ड हो चुका है, वो गैस अभी यहाँ को प्रेशर कर रहा है, ये हमने बंद कर दिया, तो गैस के पास ओपन एंड कौन सा बचा, ये यू ट्यूब भी बचा ना। यस सर। हाँ, तो गैस डी चेम्बर से लेकर सी पॉइंट के लिक्विड लेवल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो उन्होंने एरो करके दिखाया है डाउनवर्ड में, और अगर ये प्रेशर ज्यादा है
तो वो लिक्विड नीचे जाएगा और ए पॉइंट का लिक्विड ऊपर उठेगा। तो देखो ए पॉइंट का लिक्विड इधर तक आया और सी पॉइंट का लिक्विड नीचे आया, जबकि पहले वो दोनों इस लेवल पे थे, दोनों लिक्विड इस लेवल पे थे। सी वाला थोड़ा नीचे गया तो बी वाला ए वाला थोड़ा ऊपर आया। अब ये दोनों इम्बैलेंस हो गए हैं, बट ए पॉइंट के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और सी पॉइंट के ऊपर का जो प्रेशर है वो प्रेशर हमें मेजर करना है, यानी वो पी है। सी पॉइंट जिस लेवल पे है उसी लेवल को एक्सटेंड करते करते इधर जाएंगे तो वो सामने वाली ट्यूब के बी पॉइंट को मैच कर रहा है। मतलब जितना प्रेशर सी पॉइंट पे होगा एग्जैक्ट प्रेशर बी पॉइंट पे होगा। तो जो प्रेशर पी है वो बी पॉइंट पे इधर है, और जो प्रेशर पीओ है वो ए पॉइंट पे है, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एच। लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो। ग्रेविटी क्या है, जी। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर एट पॉइंट सी विच इज नथिंग बट प्रेशर एट पॉइंट बी। कुछ समझा? Yes, sir. बाकी सबको समझा? Yes, sir. ओके। टेक योर टाइम बट नॉट मोर देन 1 मिनट। चलो आगे जाते हैं। सो प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट ओ सॉरी ए प्लस एच रो जी। मतलब ओ ए पे प्रेशर क्या है, पीओ, तो पीबी इक्वल टू पीओ प्लस एच रो जी, वेर रो इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द मैनोमीटर, एच इज अ हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम अबोव पॉइंट बी, and g is the acceleration due to gravity. So according to Pascal's principle, pressure at C is same as a pressure at D. Of course, Pascal principle यही बोल रहा है कि जो गैस का प्रेशर है वो प्रेशर जिस गैस के अंदर है उतना ही प्रेशर वो सी पे भी एक्सर्ट करेगा। इनसाइड द चेम्बर जितना प्रेशर होगा उतना ही वो उस लिक्विड के लेवल पे प्रेशर होगा। ये पास्कल्स प्रिंसिपल से हमने लिया। देयरफॉर प्रेशर P is nothing but pressure PC. So finally P equal to PO plus H rho G. So as a manometer measure the Gauss pressure of the gas in the container D, we can write the Gauss pressure in container D as P minus PO equal to H rho G. तो H rho G जो डिफरेंस है वो क्या चेक करता है, गॉस प्रेशर को। गॉस प्रेशर नाम है गॉस प्रेशर, बट आप समझ सकते हो कि जितना ए और बी के बीच में डिफरेंस है वो गॉस प्रेशर वो उस लिक्विड का प्रेशर सॉरी वो गैस का प्रेशर है जो डी के अंदर फिल्ड है। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है। अब इसके कुछ डायग्राम मेरे पास है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ पहले, 1 मिनट दो मुझे। मैंने आपके लिए डायग्राम निकाल के रखे थे, डाउनलोड्स में अवेलेबल है। चलो दिखा देता हूँ, 4-5 ही है, फिर भी देख लो मन की तसल्ली के लिए। व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, स्क्रीन चाहिए मुझे, स्क्रीन। हाँ ये देखो, मर्क्यूरी बैरोमीटर, एयर प्रेशर और ये वैक्यूम, सी लेवल 76 सेंटीमीटर, मर्क्यूरी इसके अंदर है एयर प्रेशर की वजह से। ये तो अपना जो पहला वाला था मर्क्यूरी बैरोमीटर वो है, और ट्यूब का लेंथ होना चाहिए था 1 मीटर से ज्यादा। ओके नेक्स्ट वाला देखते हैं। 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, वापस वही है। स्केल इंडिकेटर के लिए है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्लू लाइन से दिखाया है। हाँ ये वाला अभी जो हम लोग कर रहे थे वो ओपन ट्यूब मैनोमीटर, उसमें क्या होता है, ये पाइवोट है। पाइवोट का मतलब है बैलेंस करने के लिए वो एक वहां पर पिन पॉइंट है, उसके ऊपर एक प्लेट लगाया है, और दोनों प्लेट के ऊपर हमने एयर कॉलम रखा है, एक के ऊपर रखा है मर्क्यूरी कॉलम। तो मर्क्यूरी कॉलम का जो कॉलम है वो छोटा होता है क्योंकि मर्क्यूरी हैवी है, और एयर कॉलम हल्का होने की वजह से उसका जो रॉड है या कॉलम है वो बड़ा होता है। तो ये बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब जितना इधर एयर है उतना ही वहां पर मर्क्यूरी है। प्रेशर वाइज, हाँ, वॉल्यूम वाइज अलग अलग है। अब ये चीज को उन्होंने ट्यूब में कन्वर्ट करके दिखाया। तो देखो यू टेप ले लिया उन्होंने, वहां पर एयर, इधर मर्क्यूरी डाला, तो ऑफ कोर्स मर्क्यूरी वाला लेवल किधर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, एयर वाला थोड़ा ऊपर उठेगा, ऐसे। अब ये देखो जो लेबोरेटरी में यूज होता है,
ये ट्यूब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्यूब कनेक्टेड है, यहाँ से ट्यूब इधर देखो वाल्व आया, और वाल्व से लेकर ये पूरा यू ट्यूब हो गया है ना, और यू ट्यूब का ओपन एंड उन्होंने पैक किया है। अब इसके अंदर दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग, एक तो मर्क्यूरी बैरोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, या ओपन ट्यूब मैनोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। ये देखो एक और है, ये इसमें कौन सा होता है, ये दोनों एंड जो है ऊपर के आपको दिख रहा है ब्लू कलर के, वो दोनों एंड लॉक करके ओपन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते, दोनों को ओपन करते और उसके अंदर लिक्विड डाल दिया। अभी फिलहाल लिक्विड एक ही लेवल पे है, तो वो लोग इस लेवल पे लिक्विड रखेंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे, जो एक साइड का एंड है ना, मतलब मान लो कि राइट साइड का एंड जो ब्लू कलर का है, उसको ओपन करके उसके अंदर गैस फिल करेंगे, और गैस फिल करने के बाद उसको बंद कर देंगे, और फिर दूसरे एंड का जो ब्लू है वो हटा लेंगे। तो वो हटाने पर क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो लिक्विड लेफ्ट साइड से इंक्रीज होगा और राइट साइड से डिक्रीज होगा। जितना लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो हमारा गैस प्रेशर होगा। यहाँ पर उन्हें उस चीज को दिखाया है, देखो वहां से प्रेशर डाला है और रबर ट्यूब करके। अभी उनको वो बड़ा बल्ब की तरह जरूरत ही नहीं है। पीओ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी जो है वो अननोन प्रेशर, वहां से गैस को फिल्ड किया है, और ये नीचे लिक्विड है, जितना डिफरेंस आया उतना गॉस प्रेशर। बस हो गया। तो प्रेशर का जितना क्लियरेंस इस टॉपिक में अभी तक हो गया ना, वो आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। तो अगर कल उठ के कोई प्रेशर में डिफिकल्टी हो तो ये टॉपिक को बार बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने प्रेशर रिलेटेड सब कुछ फिनिश किया, सरफेस टेंशन हम कर चुके हैं। आगे जाते हैं, कुछ डाउट है बोल बेटा। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आना भी नहीं चाहिए डाउट। अभी आते हैं फ्लूइड वाले टॉपिक पे। इसमें आप क्या सीखने वाले हो, तो डेफिनेटली जो हमने अभी तक सीखा है उससे अलग ही सीख रहे हैं, बट लिक्विड के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानने वाले हैं। अब तक हमने सरफेस टेंशन जाना, उसके पहले प्रेशर के बारे में जाना, अब हम फ्लूइड में फ्रिक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते क्या दिया है। वी कम अक्रॉस मूविंग फ्लूइड इन आवर डे टू डे लाइफ, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आवर टैप, द फ्लो ऑफ कुकिंग गैस थ्रू ट्यूब्स, और द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर और अ कैनल can be understood using the concept developed in this section। आपको ये पता है कुकिंग गैस में के पाइप में से गैस आता है, वो फ्लो होता है, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, वो आपके सिलेंडर से निकल के पाइप के थ्रू वो स्टोव तक आते हैं, या वो आपका जो क्या बोलते हैं सगड़ी, उधर तक पहुंचते हैं। यस सर। वाटर फ्लो होता है, वाटर वाला केस भी हमने पढ़ा था, हमने तो प्रॉब्लम उसमें भी सॉल्व कर लिए थे ना, कि अगर हमने टाकी ऊपर रखी है और चालू किया वहां से पानी गिरना, तो पानी सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, 5वें माले को या पहले माले को? अच्छा फिर से गड़बड़ कर ले। हाँ पहले फर्स्ट को पहले पहुंचेगा फर्स्ट। पानी सीधा नीचे गिरेगा, वो लेफ्ट राइट टर्न क्यों मारेगा, सीधा नीचे आके पहले वाले को जाएगा, फिर वो भर पाएगा, जितना पाइप भर जाता है फिर सेकंड वाले को मिलता है, ऐसे। ठीक है, भूलो मत रे सारी चीजें। वो फिर आप प्लम्बिंग का काम कैसे करोगे रे, बाप रे, प्लम्बर बना है तो खत्म केस फिर। The branch of physics which deals with the study of properties of fluid in which the fluid of the branch of physics which deals with the study of property of fluid in motion is called as a hydrodynamics। अगर फ्लूइड को रेस्ट पे स्टडी करते तो हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे, बट उसी फ्लूइड को मोशन में स्टडी करने को हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर बनता है। ठीक है, आगे देखो। As a study of motion of a real fluid is very complicated, we shall limit our study to the motion of an ideal fluid। Real fluid को फ्लो होते हुए आपने देखा रहेगा, रिवर में पानी फ्लो होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है ना, वो उसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। आप उसमें हाथ पैर तो मतलब भिगा लेते हो, बट उस चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली कैसे वो वाटर फ्लो हो रहा है। तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, बट हम लोग क्या करते हैं, आइडल फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस एन आइडल फ्लूइड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। हमने आगे बता दिया कि आइडल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, फ्लो शुड बी स्टेडी, है ना, ये सारी चीजें। स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंसिडर
26 figure which shows a pipe whose direction and cross sectional area change arbitrary मतलब randomly उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है पाइप का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है। देखते हैं वो फिगर में, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इन पाइप इज एज शोन, उधर दिया है। वी assume an ideal fluid to flow through this pipe, so we define a few terms used to describe flow of a fluid। डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि अब हम कुछ नए टर्मिनोलॉजीज तक पहुंचे हैं। हम आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज को लेकर कुछ पॉइंट डिस्क्राइब करने वाले, जो किसी पाइप के अंदर से पानी जा रहा है ना, पाइप के अंदर से पानी जा रहा है या जो भी फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। आप देखोगे ये जो एरिया है ये बड़ा एरिया है, ये एरिया छोटा है, ठीक है। ये पाइप फिर यहाँ से कम हो रहा है। प्रेशर की बात करें तो कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? कम सर्कल है इवन इस A1 एरिया पे या इस A2 एरिया पे? A2 A2 पे। फिर से वो रैट रेस में फंस रहे हो, रैट रेस में फंस रहे हो। तो सेम ही होगा ना। हाँ घुमा फिरा के गुगली डालो, आप लोग बोल्ड हो जाते हैं। फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज डिफरेंट देन प्रेशर। आगे सुनो, जाने दो उसको जाने दो। अभी देखो स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है। स्टेडी फ्लो इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड at a given point is constant over time। स्टेडी फ्लो का मतलब है एक ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसमें आप चाहे किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर मेजर करो, सुनो, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करो या वेलोसिटी मेजर करो, it will remain the same throughout this fluid and it is constant over time। तो आप A पॉइंट एरिया A1 पे प्रेशर मेजर करो या A2 पे प्रेशर मेजर करो, वो सेम होगा स्टेडी फ्लो के अंदर। और हम स्टेडी फ्लो ही तो सीख रहे हैं, हम कहाँ दूसरा कोई फ्लो सीख रहे हैं। हमने कौन सा आइडियल फ्लूइड लिया है। आइडियल फ्लूइड की सबसे पहली और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि वो स्टेडीली फ्लो होता है। अब फ्लो लाइन क्या है? Flow line is a path traced by an individual water molecules in a moving fluid as shown in the figure। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो पाथ को ट्रेस करके आगे जाते हैं ना, उस लाइन को बोलते हैं फ्लो लाइन। आपको डायग्राम में जितने भी काले काले लाइंस दिख रहे हैं वो सारे क्या है? फ्लो लाइंस है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल वहां पर था तो वहीं से वो आगे गया, वो वहां से सेंटर पे गया, वापस लेफ्ट पे आया, राइट पे आया, ऐसा नहीं। मान लो कि ऐसी आपकी ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से जा रहा है मतलब इधर से ही जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से ही जाएगा। गड़बड़ करने वाला मॉलिक्यूल होता तो वो इधर जाता, फिर यहाँ से अरे मजा आ रहा है ले जे, ऐसे। ये कौन करता है? अनस्टेडी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स। स्टेडी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ फ्लो लाइन। समझ रहा है क्या बच्चा? Yes, sir. Okay. Now streamline. Streamline, it is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the flow at that point। Streamline and flow line are identical for a steady flow। अब हम पाइप को थोड़ा और वियर्ड कर लेते हैं। देखो पाइप ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। तो पाइप के अंदर फ्लो होने वाला मॉलिक्यूल्स का क्या कंडीशन होगा? मॉलिक्यूल्स भी यहां से जाएगा, यहां से इधर टर्न मारेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स के किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये पॉइंट पे टेंजेंट किधर जाएगा? इधर। ये पॉइंट पे किधर जाएगा? इधर। ये पॉइंट पे किधर जाएगा? इधर, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूं, ये टेंजेंट का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड द वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। ईच एंड एवरी पॉइंट, कर्व के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंजेंट क्या शो करता है? इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन क्या है? स्ट्रीमलाइन मतलब जब आप कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो फ्लो हो रहा है उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो
तो वो टेंजेंट आपको जिस भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है वहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। अब अभी फिलहाल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे शो कर रहा है, देखो ये वाला, तो इसका मतलब लिक्विड इधर जाना चाहिए, बट थोड़े आगे जाके वो इधर दिखा रहा है, इसका मतलब वो टर्न ले रहा है, और आगे जाके वो इधर दिखा रहा है। मतलब एवरी मोमेंट पे लिक्विड अपना डायरेक्शन बदल, बट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स स्पीड, इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। एनी डाउट? नो। No. Okay. So streamline, it is a curve whose tangent at any point in the flow is the direction of velocity of the flow at that point. Streamline and flow line are identical for steady flow. Steady flow के लिए ये दोनों सेम हो जाते हैं, streamline and flow line. आगे फिर से आपको कुछ देखने मिलेगा, टेंशन मत लो, नहीं समझ रहा है तो आगे जाते हैं। फ्लो ट्यूब क्या होता है? Flow tube is nothing but is a imaginary bundle of flow lines. Flow lines के bundles होते हैं मिलाकर, bound by an imaginary wall. Imaginary wall से उसको bound किया जाता है. For a steady flow, the fluid cannot cross the wall of the flow tube, and fluid in adjacent flow tube cannot mix. तो यहाँ पर ये लोग बताने जाते हैं कि मान लो कि ये जो मैंने पाइप बनाया था ना, ये पाइप का आउटर कवरिंग को हटा दो तो पाइप के अंदर का लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है। आउटर कवरिंग हटाते ही पाइप फूट जाएगा, वो मुझे पता है, बट इमेजिन करो कि आपने आउटर कवरिंग को अपने कैमरे में कैद किया है, मतलब फोटो लिया है, और उसके आउटर कवरिंग को आपने क्या कर दिया है, हटा लिया है, तो अंदर का लिक्विड आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो ये पूरा लिक्विड क्या है, बाउंड लिक्विड हो गया, ये पूरा लिक्विड बाउंड हो गया। बाउंड किससे हुआ है? इंडिविजुअल फ्लो लाइंस का बंडल है, उससे बाउंड हुआ है। उसको किसने बांध के रखा था? पाइप ने बांध के रखा था। आपने पाइप को क्या कर दिया, उसको हटा लिया, टेम्पररी, रियल में नहीं, फोटोग्राफ में से हटा लिया, तो वो इमेजिनरी वॉल बन गया पाइप। तो अभी एक इमेजिनरी बंडल है फ्लो लाइंस का, जिसको हमने इमेजिनरी वॉल से बांध के रखा है। तो ये इंडिविजुअल फ्लो लाइंस इस फ्लो ट्यूब को क्रॉस नहीं करेंगे, कट करके बाहर नहीं आएंगे। और इसके बाजू में कोई और भी पाइप है, इसके बाजू में कोई और भी पाइप है, तो वो पाइप के जो फ्लो लाइंस है वो इसको क्रॉस होकर इसमें एंटर नहीं होने वाले, डेफिनेटली नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लो ट्यूब, एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंड बाय द It is an imaginary bundle of flow lines bound by an imaginary wall. For a steady flow, the fluid cannot cross the wall of a flow tube, and fluid in adjacent flow tube cannot mix. समझा ये? यस। हाँ, प्लीज, हाँ, नहीं समझ रहा तो पूछो, हाँ, ऐसा मत चुपचाप मत बैठो, पूछो। लेमिनार फ्लो, हाँ, एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी लेमिनार फ्लो करके एक मशीन आता है जो मैंने कॉलेज में यूज किया था, कॉलेज इन द सेंस रिसर्च के टाइम, आईआईटीज के टाइम यूज किया था, बट उसका मीनिंग यहाँ पर अच्छे से दिया है। लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? इट इज एन अ स्टडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर एज शोन इन द फिगर। मतलब इसमें क्या होता है, एक लेयर जो है लिक्विड का, वो लिक्विड के दूसरे लेयर पे इजीली स्मूथली मूव कर रहा है। इमेजिन करो, बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली ये सारी चीजें इमेजिन करना। एक लेयर है, आपको पता है, आपका सनमाई का शीट आता है एक बड़ा सा, 8x12 का सनमाई का शीट होता है, देखा आपने, प्लाईवुड का। यस सर। उस प्लाईवुड का सनमाई का शीट के ऊपर एक और सनमाई का शीट, दूसरे शीट रखेंगे तो वो शीट क्या है, एक एक लेवल है। वैसे इमेजिन करो, इजी पड़ेगा समझना। तो एक एक लेवल है। अब आप जब सारे शीट को एक साथ धक्का देते हो ना, तो ऊपर वाला शीट आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा लिक्विड के अंदर हुआ तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन या फ्लो लाइन, लेमिनार फ्लो नहीं बोल सकते, बट धक्का देने पर सारे वो शीट है एक साथ ट्रैवल करेंगे। तो क्या समझ में आता है कि जो ऊपर का शीट है वो नीचे वाले शीट पे इजीली स्मूथली मूव हो रहा है। So it is a steady flow in which adjacent layers of a fluid move smoothly over each other as shown in the figure. हाँ, इसमें सही बात है कि ऊपर का लेयर जल्दी आगे निकलेगा, नीचे वाला उससे कम, उसके नीचे वाला और कम, उसके नीचे वाला और कम, सबसे नीचे वाला जो जमीन को टच है, मैं शीट की बात कर रहा हूँ,
वो बहुत कम मूव करेगा। बिल्कुल वाटर में ऐसा होता है, वाटर के नीचे पे जो सरफेस पे लिक्विड का लेयर होता है ना, वो सबसे कम मोशन करता है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन मिल रहा है सरफेस से। बट उसके ऊपर वाला लेयर, उसके ऊपर वाले लेयर को कम फ्रिक्शन है तो वो ज्यादा मूव करेगा, उसके ऊपर वाला लेयर और कम मूव करेगा। तो ये देखो, ये देखो, ये आ गया आपका सबसे नीचे वाला लेयर, मतलब मेटल का सरफेस। उसके ऊपर लिक्विड का पहला लेयर, ये रहा लिक्विड का पहला लेयर। फिर उसके ऊपर लिक्विड का दूसरा लेयर, ये रहा लिक्विड का दूसरा लेयर। उसके ऊपर लिक्विड का तीसरा, ये देखो तीसरा लेयर। फोर्थ वन, ये देखो फोर्थ वन लेयर। अब मुझे बताओ फिफ्थ लेयर किधर जाएगी? इसके आगे है ना? यस सर। नहीं, सिक्स्थ लेयर, सेवेंथ लेयर, एंड मेटल का सरफेस फिर से आ गया। कुछ समझा? नहीं। ये नहीं सर। हाँ, ये पाइप का ऊपर का एंड है, ये पाइप का नीचे का एंड है। पाइप के ऊपर एंड के नीचे वाला लिक्विड और नीचे एंड के ऊपर वाला लिक्विड सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा क्योंकि वो दोनों लिक्विड, दो लेयर पाइप के साथ कनेक्टेड है। तो पाइप के साथ वो फ्रिक्शन करते करते आगे जाएंगे। उसके बाद वाले जो दो लिक्विड है जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया, वो उस पहले वाले लेयर के ऊपर मूव कर रहे हैं तो वो स्मूथली मूव करेंगे। उसके बाद वाले दो येलो कलर के लिक्विड लेयर, वो दोनों दूसरे लेवल के ऊपर मूव कर रहे हैं तो वो और ज्यादा स्मूथली मूव करेंगे। और जो सबसे मिडल पे पाइप के सेंटर में, यानी एक्सिस ऑफ सिलेंडर, पाइप तो सिलेंडर जैसा होता है, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे जो लिक्विड होता है सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। सेंटर का लिक्विड सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। अब आपको थोड़ा डाउट आया होगा, क्या डाउट आया होगा? अगर बीच वाला लिक्विड फास्ट ट्रैवल कर रहा है और इधर कोई लिक्विड है ही नहीं, किधर देखो दिखा रहा हूं मैं, इधर कोई लिक्विड है ही नहीं, तो क्या ये वाटर बीच में ही ट्रैवल करेगा या गिर जाएगा? बराबर है कि नहीं? यस यस सर। डेफिनेटली वो गिरेगा। डेफिनेटली ये जो है, ये ग्रीन वाला इधर गिरेगा नीचे। सॉरी मेरा नीचे का स्किप हो गया, बट समझो ग्रीन वाला इधर गिरेगा, येलो वाला यहाँ पर, रेड वाला यहाँ पर। मतलब वो क्या करेगा, ग्रीन वाला अभी इस लेवल को थोड़ा कवर करके देगा, येलो वाला इस लेवल को कवर करके देगा, सॉरी ये लेवल को कवर करके देगा, और येलो वाले इस लेवल को कवर करेगा। मतलब वो लिक्विड के लेवल को कवर करेगा कब? जब मिडल वाला आगे निकल चुका है तो कवर करता है। बट पीछे से जो बीच वाला लेयर है, पीछे से जो बीच वाला लेयर है वो और तेजी से आके आगे निकलता है, तो फिर से ऐसा वाला पैटर्न बन जाता है। नीचे वाला सबसे कम, उसके ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इसलिए तो उन्होंने बोला है कि अगर अनस्टेडी फ्लो लिक्विड स्टडी करने जाते ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। सी इन्होंने बताया है स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायग्राम 2.27, उन्होंने एरो किया है, गंदा एरो करके दिखाया है, इसको थोड़ी डायग्राम कहते हैं। बट ये एरो फिर भी ये दिखाने की कोशिश करे, ये पहला लेवल है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा है, ऐसे और भी आएंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। और ये जो डायग्राम दिखाया है ये टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो मतलब कैसे भी पानी मोशन कर रहा है, तो पानी का मोशन कैसे भी होने की वजह से ये जो लाइन दिख रही इसको बोलते हैं फ्लो लाइन। बट ये फ्लो लाइन दूसरे किसी को क्रॉस करके निकलेगी, और स्टेडी फ्लो में कोई भी एक फ्लो लाइन दूसरे फ्लो लाइन को क्रॉस नहीं करती। जस्ट लाइक लाइन्स ऑफ फोर्स, चार्ज में से निकलने वाले लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करते, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ पढ़ रहे हो इसलिए मैंने पूछा, बाकी मुझे पता था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो एक दूसरे को कट करेंगे तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लास्ट वाले पैराग्राफ पे आते, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अभी आपने लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो तो देख लिया। It is a steady flow in which adjacent layer of a fluid moves smoothly over each other as shown in the figure. A steady flow of a river can be assumed to be a laminar flow. Turbulent flow मतलब क्या? It is a flow at a very high flow rate, very high flow rate, so that there is a no steady flow and the flow pattern change continuously as shown in the next figure. मतलब इसका फ्लो रेट बहुत हाई है, कहीं पे तो लिक्विड बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे बहुत कम। लाइक गटर के अंदर देखो, गटर के अंदर देखना मत, मतलब देखा होगा तो बता रहा हूँ,
गटर के अंदर बीच वाला पानी जल्दी से निकलता है, साइड वाला पानी ऑब्स्टेकल की वजह से रुका हुआ रहता है, तो धीरे 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 करके साइड से आगे जाता है, बट बीच वाला पानी कंटिन्यूस फ्लो में जाता है। अगर वो कहीं अटका तो उसके भी 2 डिवीजन होते हैं और 2 लेवल पे पानी आगे जाता है। सो यहाँ पर क्या आता है, जो फ्लो है वो बहुत हाई रेट से आगे जाता है, वहां कोई स्टेडी फ्लो देखने नहीं मिलता, मतलब फ्लो पैटर्न चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूसली एज शोन इन द फिगर। तो फ्लूडेड रिवर फ्लो और अ टैप रनिंग वेरी फास्ट इज अ टर्बुलेंट फ्लो, मतलब जब फ्लूड आता है, बहुत ज्यादा पानी एक साथ बाढ़ की तरह घुस गया, बाढ़ आती है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। या तो कोई टैब आपने कंटिन्यूसली ओपन रखा है तो उसमें से निकला हुआ पानी कैसा है, टर्बुलेंट फ्लो वाला है। नाउ एक छोटा सा पार्ट है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो का डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, 4 पॉइंट है, प्लीज 3 पॉइंट एनी हाउ बाय हार्ट करो, एग्जाम में 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ओके चलो यहाँ पर रुकते हैं, मजा आया, नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। चलो बाय बाय। कुछ डाउट रहा तो पूछ के जाना, ठीक है, नहीं रहा तो जा सकते हो। बाय बेटा। यस बाय सर, थैंक ओके बेटा।